हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर MP शर्मा। आज अपन चर्चा करेंगे थायराइड ग्लैंड की। जब भी दो चार लोग इकट्ठे होकर स्वास्थ्य संबंधी चर्चा करते हैं तो थायराइड का नाम अवश्य आता है। लोग कहते हैं कि उसको भी थायराइड हो गया, उसको भी थायराइड हो गया, उसके थायराइड के साथ में डायबिटीज़ भी है, उसके थायराइड के साथ में ब्लड प्रेशर भी है। ये बीमारियाँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालांकि इसका कोरिलेशन किसी एक चीज़ से नहीं हो सका है। ऐसी कोई बात नहीं कही जा सकती कि इसके कारण थायराइड होता है, लेकिन फिर भी हमारी बदलती जीवन शैली को, हमारे खान पान को, हमारी और एक्टिविटीज़ के कारण ये रोग होता है, ऐसा माना जाता है। थायराइड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि है और ये हमारे स्वर यंत्र के अधर पार्श्व भाग में, ये अधर भाग है, ये इसके लेटरल साइड से, वेंट्रल और लेटरल साइड यहाँ इस तरह से पाई जाती है। ये तितली के आकार की या बटरफ्लाई के आकार की ग्लैंड कही जाती है और हमारी सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है। फॉलिकल्स से बनी हुई है, यानी इसकी संरचना की और काम की इकाई फॉलिकल्स हैं। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को थायरोक्सिन कहते हैं, जिसको T4 भी कहते हैं, और इसी का एक रूप T3 है। यानी T4 और T3 दोनों थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन हैं। थायराइड ग्रंथि की कमी और अधिकता दोनों की अवस्थाएं पाई जाती हैं, दोनों को विकार पाए जाते हैं। कमी की अवस्था को हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, अधिकता की अवस्था को हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। हाइपोथायराइडिज्म अधिक लोगों में पाया जाता है हाइपरथायराइडिज्म की तुलना में। इसी प्रकार से ये विकार बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है, लेकिन बच्चों की तुलना में बड़ों में अधिक होता है और उम्र के साथ में परेशानियां बढ़ती जाती हैं। ज़्यादा उम्र के लोगों में ये ज़्यादा पाया जाता है। ये विकार स्त्रियों में भी है और पुरुषों में भी है, लेकिन पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में अधिक होता है। थायराइड की समस्याएं एक उम्र के बाद में महिलाओं में आजकल खूब देखने को मिलती हैं। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का प्रभाव हमारे शरीर के सारे अंगों पर है, सारे सिस्टम्स पर है। शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं है जो इसके द्वारा प्रभावित नहीं होता हो। अब अपन समझते हैं थायरोक्सिन के सिक्रेशन का रेगुलेशन कैसे होता है। ब्रेन का एक पार्ट है थैलेमस और उसका नीचे का भाग है हाइपोथैलेमस। यह हाइपोथैलेमस है, ये शरीर के सारे हार्मोन्स के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है, लेकिन सीधा कंट्रोल नहीं करता। इसके पास में एक ग्लैंड है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू काम करता है। पिट्यूटरी सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। जैसे हाइपोथैलेमस से एक रिलीजिंग हार्मोन निकलता है जिसको TSH/RH कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। यह बढ़ाता है, पॉजिटिव निशान, बढ़ाता है पिट्यूटरी के काम को। कौन से काम को? पिट्यूटरी से TSH के स्राव को बढ़ाता है। तो इसके कारण पिट्यूटरी से TSH का स्राव हुआ। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो थायराइड तक पहुंचता है और थायरोक्सिन का सिक्रेशन करवाता है। ये थायराइड का एक फॉलिकल है, थायराइड की संरचना की और क्रिया की इकाई। ये थायराइड ग्लैंड और इसकी एक इकाई। तो थायरोक्सिन जो निकलता है T4 और T3, वो एक और तो बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस में काम आता है, शरीर के कई काम करवाते हैं ये, और दूसरी तरफ ये नेगेटिव प्रभाव डालता है दोनों पर, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी दोनों पर। इसके काम को भी रोकता है, इसके काम को भी रोकता है। तो यहाँ से TSH/RH का सिक्रेशन कम हो जाता है और यहाँ से TSH का सिक्रेशन कम हो जाता है। इनके कम होने से खुद थायरोक्सिन भी कम हो जाएगा और थायरोक्सिन जब कम हो जाएगा तो लगी हुई ये रोक हट जाएगी। इस रोग के हटने से TSH/RH और TSH का स्राव फिर से बढ़ जाएगा और इनके बढ़ने से फिर से थायरोक्सिन निकलेगा। ये क्रिया लगातार चलती रहती है और इसको कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। हम पहले हाइपोथायराइडिज्म को समझेंगे, इसके बाद में हाइपरथायराइडिज्म को समझेंगे और इससे जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं। अपन थायराइड नाम तो ले रहे हैं, लेकिन इसके साथ में दूसरी बीमारियों के नाम और हैं जो इसकी कमी या अधिकता की अवस्था में होती हैं, उनके विशेष नाम और हैं, हम उनको भी समझेंगे। थायराइड की कमी की अवस्था, हाइपोथायराइडिज्म। इस अवस्था में T4 और T3 दोनों हार्मोन कम होते हैं, इनका सिक्रेशन कम होता है। पहले बात करते हैं अपन मेटाबॉलिज्म की, उपापचय। हमारे शरीर में छोटे से बड़े कंपाउंड बनते हैं, सिंथेसिस कहते हैं उसको, और मेडिकल की लैंग्वेज में उसको एनाबॉलिज्म कहते हैं। बड़े से छोटे पदार्थ का बनना कैटाबॉलिज्म कहलाता है। तो हमारे शरीर में एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में दोनों तरह की क्रियाएं होती हैं, जिनको मिलाकर अपन मेटाबॉलिज्म कहते हैं, और इसकी रेट डिसाइड होती है थायरोक्सिन के द्वारा, इस T4 और T3 के द्वारा। और ये यदि कम होते हैं तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, सिंथेसिस की एक्टिविटीज़ भी कम हो जाती हैं और कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी कम हो जाती हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट, आधारी उपापचयी दर। थायरोक्सिन हार्मोन आधारी उपापचयी दर के लिए प्रमुख हार्मोन है। ये आधारी उपापचयी दर को बढ़ाता है, अतः इसकी कमी में आधारी उपापचय की दर कम हो जाती है।
जैसे जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा काम बढ़ता है उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बढ़ती जाती है, उसकी मेटाबॉलिज्म की रेट बढ़ती जाती है, लेकिन पूर्ण विश्राम की अवस्था में जो रेट होती है वो बेसल मेटाबॉलिक रेट कहलाती है और इसके द्वारा ऊष्मा का उत्पादन होता है। हम सर्दी में शीत से मरते नहीं हैं, उसकी वजह ये BMR है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है सर्दियों में, क्योंकि थायरोक्सिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है सर्दियों में और ये बढ़ा हुआ सिक्रेशन हमारे में ऊष्मा का उत्पादन करता है, जिससे ठंड से हम मरते नहीं हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म की अवस्था में BMR कम होने के कारण सर्दी से मुकाबला ठीक से नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को बहुत जल्दी सर्दी लगती है, वो हमेशा ठंड महसूस करते हैं, उनके हाथ पैर हमेशा ठंडे रहते हैं। T4 और T3 की कमी की अवस्था में हार्ट बीट भी कम हो जाती है, हृदय की धड़कन कम हो जाती है, प्रति मिनट जितनी बार हृदय धड़कता है वो कम हो जाती है, श्वसन दर कम हो जाती है। थायरोक्सिन की कमी की अवस्था में वजन भी बढ़ जाता है, शरीर में स्वेलिंग बढ़ जाती है, पानी इकट्ठा हो जाता है, इसलिए वजन भी बढ़ जाता है। थायरोक्सिन की कमी से पाचन और आंत की गतियां, मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन, दोनों कम हो जाते हैं। पाचन ठीक से नहीं हो पाता और आंत की गति ठीक से नहीं होने के कारण कब्ज की, कॉन्स्टिपेशन की अवस्था रहती है। मांसपेशियां कम सक्रिय होती हैं, हमेशा टायर्डनेस बनी रहती है, हमेशा थकान की अवस्था बनी रहती है। याददाश्त से संबंधित समस्याएं भी होती हैं, मेमोरी प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट, लो मूड एंड एंजाइटी, निरुत्साहित और हमेशा चिंतित रहने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट है एकाग्रता की कमी की अवस्था, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, बाल पतले एवं सूखे होते हैं, ड्राई एंड थिन हेयर। प्रॉब्लम्स इन फर्टिलिटी एंड प्रेगनेंसी, जनन की परेशानियां तथा गर्भ अवस्था की परेशानियां। मेंस्ट्रुअल साइकिल भी अनियमित हो जाती है। ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन TSH अधिक होता है। T4 और T3 की कमी और TSH की अधिकता ये पहचान है हाइपोथायरॉयडिज्म। आवाज में भी परिवर्तन होता है, होर्स वॉइस कहते हैं इसको, हिंदी में कर्कश आवाज। नवजात शिशुओं में, न्यू बॉर्न्स में यदि थायराइड की कमी होती है, हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, तो उनके पैर के तलवे में, सोल में इस तरह से एक ब्लड स्पॉट होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म, T4 एवं T3 की अधिकता। जब थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन अधिक निकलता है वो हाइपरथायरॉयडिज्म कहलाता है। कई लक्षण उत्पन्न होते हैं, एक एक करके समझते हैं। पहला है मेटाबॉलिज्म, उपापचय की दर अधिक हो जाती है। दोनों प्रकार की क्रियाएं, संश्लेषण की क्रियाएं एनाबॉलिक एक्टिविटीज और विखंडन की क्रियाएं कैटाबॉलिक एक्टिविटीज दोनों बढ़ जाती है। BMR भी बढ़ जाती है तो ऊष्मा का उत्पादन बढ़ जाता है और ऊष्मा का उत्पादन बढ़ने से लगातार पसीने आते हैं। हार्ट बीट, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, रेस्पिरेटरी रेट, श्वसन दर बढ़ जाती है, शरीर का भार, वेट कम हो जाता है। डाइजेशन एंड इंटेस्टाइनल मूवमेंट, पाचन अच्छा हो जाता है क्योंकि पाचक ग्रंथियों से पाचक रसों का स्राव बढ़ जाता है, किंतु इंटेस्टाइनल मूवमेंट बढ़ने के कारण, आंत की गति बढ़ने के कारण लूज मोशन हो जाते हैं। मोर थ्रस्ट, प्यास अधिक लगती है। फीलिंग हॉट, गर्मी अधिक लगती है। मूड स्विंग्स, व्यवहार में अचानक अनावश्यक परिवर्तन, पल में तोला पल में माशा। कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, एकाग्रता में कमी। हाइपोथायरॉयडिज्म में भी एकाग्रता में कमी होती है और हाइपरथायरॉयडिज्म में भी एकाग्रता में कमी होती है। इरिटेबल बिहेवियर, बात बात में क्रोध करना। रेस्टलेसनेस, बेचैन रहना, उद्विग्न रहना, अशांत रहते हैं ऐसे लोग। बल्जिंग आई, आंखें मोटी दिखती हैं, बाहर की ओर उभरी हुई लगती हैं, थायराइड आई कहते हैं इनको। तो ऐसे लोग जिनकी आंखें उभरी हुई हों, चेहरे पर तनाव हो और हाथ मिलाएं तो हाथ गीला लगे, ऐसे लोगों से सावधानी से बात करनी चाहिए, क्योंकि उनको बात बात पर गुस्सा आ सकता है, क्योंकि उनकी थायराइड की एक्टिविटी ज्यादा हो सकती है। मोर यूज ऑफ फैट्स फॉर एनर्जी, ऊर्जा के लिए, ATP बनाने के लिए फैटी एसिड्स का, वसा का अधिक उपयोग होता है। तो जहां पर वसा संग्रहित होती है वहां से वसा निकलकर उस स्थान पर पहुंचती है जहां वसा का उपयोग ATP बनाने में होता है। ऐसे लोग मोटे नहीं होते हैं। थायराइड से संबंधित कुछ और बीमारियां भी हैं, इनको समझते। पहला है क्रिटिनिज्म, जड़ वामनता। गर्भकाल में मां के भोजन में आयोडीन की कमी से मंदबुद्धि बच्चे जन्म लेते हैं और इन बच्चों को क्रिटिन्स या जड़ वामन कहते हैं। सिंपल गोइटर, भोजन में आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन नहीं बन सकती और थायरोक्सिन क्योंकि TSH के स्राव को रोकती है और ये रोक नहीं लग पाएगी, इसलिए TSH ज्यादा हो जाएगा और TSH के ज्यादा होने से थायराइड ग्रंथि बड़ी हो जाती है, लेकिन फिर भी थायरोक्सिन की कमी बनी रहती है क्योंकि उसको बनाने के लिए आयोडीन भोजन में नहीं है। मिक्सेडीमा, यह भी सिंपल गोइटर के समान अवस्था है जो वयस्कों का रोग है और त्वचा, विशेष रूप से पैरों की त्वचा में कुछ पदार्थ
म्यूकोपॉलीसैकेराइड जमा हो जाते हैं, जिससे जगह जगह पर सूजन आ जाती है। हाशिमोटो डिजीज, प्रतिरक्षा तंत्र में विकार आ जाने के कारण स्वयं के शरीर में बनी हुई एंटीबॉडी द्वारा थायराइड ग्रंथि समाप्त हो जाती है और इस कारण थायरोक्सिन की कमी हो जाती है। हाइपोथायराइड की अवस्था है ये। नेक्स्ट है ग्रेव्स डिजीज, ग्रेव का रोग या बेसडाउ का रोग। इसको फंक्शनल गोइटर भी कहते हैं। इसको एक्सोप्थेल्मिक गोइटर भी कहते हैं, क्योंकि आंखें मोटी और बाहर की ओर उभरी हुई। थायराइड की साइज बड़ी होती है लेकिन गांठ नहीं होती। थायराइड स्मूथ होता है। टॉक्सिक डिफ्यूज्ड गोइटर भी कहलाता है और इसका कारण इम्यून सिस्टम में खराबी आ गई। प्रतिरक्षा तंत्र में खराबी आने से TSH के समान एक प्रोटीन बन जाती है और यह प्रोटीन थायराइड की साइज बढ़ा देती है और थायराइड की साइज बढ़ाने के साथ साथ थायरोक्सिन का स्तर भी बढ़ा देती है। तो थायराइड की साइज बढ़ना गोइटर और थायरोक्सिन का सिक्रीशन बढ़ना हाइपरथायराइडिज्म, यह मोस्ट कॉमन हाइपरथायराइडिज्म है। नेक्स्ट है प्ल्यूमर का रोग। इसको टॉक्सिक नोडुलेटेड गोइटर भी कहते हैं। ग्रेव के रोग के बाद यह सबसे अधिक पाए जाने वाला हाइपरथायराइडिज्म है, सेकंड मोस्ट कॉमन हाइपरथायराइडिज्म। और इम्यून सिस्टम द्वारा TSH के समान एक प्रोटीन बन जाती है और इस प्रोटीन के कारण थायराइड की साइज बढ़ जाती है, किंतु इसमें नोड्यूल भी बन जाती है, गांठ भी बन जाती है, इसलिए इसे नोडुलेटेड गोइटर कहते हैं। और थायरोक्सिन का सिक्रीशन भी बढ़ जाता है, इसलिए इसको हाइपरथायराइडिज्म भी कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं। यदि डायबिटीज के साथ थायराइड का विकार भी हो तो परेशानी और बढ़ सकती है। नेक्स्ट है माता पिता में यदि थायराइड के विकार हो तो संतान में इनके होने की आशंका बढ़ जाती है, अर्थात थायराइड आनुवंशिक रोग भी हो सकता है। नेक्स्ट है गर्भकाल में हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है और इसके लिए महिलाओं को मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, किंतु बच्चे के जन्म के साथ में यह अवस्था स्वतः ही सही हो सकती है। अतः आगे दवाई लेनी है या बंद करनी है, इसके लिए डॉक्टर से सलाह जरूर करनी चाहिए। अब एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड की बात करते हैं, गोइट्रिन। ये मस्टर्ड फैमिली के पौधों में, जैसे सरसों में, गोभी में, इनमें पाया जाता है। सरसों के तेल में पाया जाता है ये, और ये हाइपोथायराइडिज्म को बढ़ा देता है। तो जिनके हाइपोथायराइडिज्म हो उन लोगों को मस्टर्ड फैमिली के पौधों को काम में नहीं लेने की सलाह दी जाती है, गोभी नहीं खाने की सलाह दी जाती है। इस वीडियो में अपन ने थायराइड की दोनों अवस्थाएं, हाइपो और हाइपर, इनके प्रमुख लक्षणों को समझने का प्रयास किया है। हमने थायराइड के विकारों को समझने का प्रयास भी किया है कि कौन कौन सी बीमारियां थायराइड की कमी अथवा अधिकता के कारण होती है। हमने ये समझ लिया है कि दोनों ही अवस्थाओं में, कमी अथवा अधिकता, दोनों ही अवस्थाओं में लक्षणों की पूरी श्रृंखला है, सारे सिस्टम प्रभावित होते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि एक दो लक्षण हमारे में दिख जाए और हम ये मान बैठे हैं कि हमारे में तो थायराइड की बीमारी हो गई। जैसे यदि किसी व्यक्ति का वजन नहीं बढ़ रहा है, उसके पसीना ज्यादा आता है, तो ये निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए उसके थायराइड की सक्रियता बढ़ गई है। या किसी को सर्दी ज्यादा लगती है या उसकी हार्ट बीट कम है, तो उसका अर्थ ये भी नहीं लगाना चाहिए कि उसके थायराइड की कमी की अवस्था है। हमारा काम इतना ही है केवल कि हम लक्षणों को ठीक से पहचाने और अपने डॉक्टर से संपर्क करें, और यदि आवश्यक होगा तो डॉक्टर ब्लड टेस्ट करवाएंगे, TSH, T4 और T3 लेवल को टेस्ट करवाएंगे और फिर उसके आधार पर निष्कर्ष निकाल लेंगे, उसके आधार पर इलाज करेंगे। वो हमारा काम केवल जागरूक रहना है, अपने लिए भी और अपने परिजनों के लिए भी। इस वीडियो में बस इतना ही। अब एक आवश्यक बात, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।